चलो फिलहाल में आप लोग पढ़ाई करो, जो कल पढ़ाया था उसको रिवाइज कर लो एक बार, करना। सर चैप्टर पढ़ाओगे रिवीजन कराओगे? आप लोग बताओ जो पढ़ना है वो। चैप्टर पढ़ाओगे रिवीजन कराओगे तो मैं जा रहा हूं। किस चीज का करना बताओ, कौन चैप्टर का? चैप्टर पढ़ाओ सर। ऐसे क्वेश्चन में क्या पूछूं बताओ? सर नहीं जो चल रहा है चैप्टर वही पढ़ाइए। यस सर। पूरी लेंगे 1 घंटे में हो जाएगा। चलो इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है, जो मुझे लगेंगे। सही है, ठीक ठीक ठीक, बैठो सब लोग। आप लोग पता है कहां से रिवाइज करो? देखो प्लान किंगडम आप लोगों को क्लियर है? बताओ किसी कोई डाउट है? ऐसे बताओ, ठीक है, मैं सारे चैप्टर एक बार थोड़ा थोड़ा देख बता दे रहा हूँ आपको। ऐसा मैंने अभी टेस्ट नहीं देखा है। हां तो सर जो चल रहा है वही पढ़ाइए ना सर। ये बच्चे कह रहे हैं रिवाइज करवा दो। जैसे हम लोग इच्छा हो बताओ मुझे। चलो थोड़ा थोड़ा करवा दे रहा हूँ, सब लोगों की सहमति, ठीक है। देखो हम लोग पहले अगर बात करें, सुन लो पहले ध्यान से। प्लान किंगडम में आपको पता है 5 किंगडम हमको पढ़ने हैं, सही है, जिसमें एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। आप लोग कोशिश करना कि एल्गी के आपको एग्जाम्पल याद हो, ब्राउन, रेड और ग्रीन, तीनों एल्गी के एग्जाम्पल याद कर लेना, सही है। फूड स्टोरेज किस फॉर्म में हो रहा है वो तैयार कर लेना। इसके बाद आप लोग ये वाली टेबल, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको तैयार करके आनी, ठीक है। इसके बाद हम बोल सकते हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में आप लोग ध्यान रखना, मैं बोल सकता हूँ लिवरवर्ट और मॉसेस के लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल आपको पता है ब्रायोफाइट्स में जो होती है कौन सी होती है? हैप्लोडिप्लॉइडिक, सही है। कौन सी बॉडी किस प्लांट के ऊपर कौन सी बॉडी डिपेंडेंट रहती है वो हम लोगों को पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा था एक होती है गैमेटोफाइटिक और एक होती है स्पोरोफाइटिक, ठीक है। आप लोग बताओ बेटा, स्पोरोफाइटिक बॉडी डिप्लॉइड होती है हैप्लॉइड? स्पोरोफाइटिक बताओ, डिप्लॉइड। स्पोरोफाइटिक बॉडी डिप्लॉइड होगी और गैमेटोफाइटिक हैप्लॉइड, क्योंकि स्पोर से बनी है तो हैप्लॉइड सेल से होगी। कौन सी बॉडी किसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है फूड के लिए? स्पोरोफाइटिक गैमेटोफाइटिक के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। ये सब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। वहां पे तो एक ही, अरे वहां पे तो डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल होती है ओनली। इसके बाद देखो, तो आप लोग बेटा यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है जैसे लिवरवर्ट होते हैं, यहाँ पे आपको पता है जे इनकी लाइफ साइकिल आपको देख लेना बस ब्रायोफाइट्स में, ठीक है। और टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल भी देख लेना, क्योंकि यहाँ पे भी डिप्लोहैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल होती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो ब्रायोफाइट्स हैं इस इनमें क्या होता है कि हम बोल सकते हैं कि जो स्पोरोफाइटिक बॉडी होती है डिपेंडेंट रहती है गैमेटोफाइटिक के ऊपर, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स में वो होती है कौन सी? गैमेटोफाइटिक। और वहां पे कौन सी होती है? स्पोरोफाइटिक, ठीक है। डोमिनेंट फेज कौन सा है वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक होता है, यहाँ पे स्पोरोफाइटिक नॉट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइटिक, यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं रहती है टेरिडोफाइट्स में, ठीक है। जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल याद कर लो, जो आपको साइकस पायरस में डिफरेंस क्या क्या होते हैं, और एंजियोस्पर्म की कहानी तो आपको पता ही होगा। इस चैप्टर में इतना है आपका, ठीक है। ये मेन पॉइंट बता रहा हूँ आपको। इसके बाद आ जाओ तुम, अरे हर इसमें वो आएगा इसके। इसके बाद देखो बेटा, एनिमल किंगडम आपको बताना है, याद रखना है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा आपको पता है। इसके बाद हम बोल सकते हैं सिमेट्री कौन कौन सी होती है, रेडियल, बाइलेटरल और एसिमेट्री होती है। सीलोम की बात करें तो आपको पता है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 2 जर्मिनल तो डिप्लोब्लास्टिक और 3 जर्मिनल तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसके बाद हम बोले तो सीलोमेट, जैसे आपको पता है सीलोमेट होते हैं, सीलोमेट होते हैं और एसीलोमेट होते हैं, ये सब आपको पता है सीलोम के बारे में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको पता है नोटोकॉर्ड, जिसके पास है कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट्स, पता है सब लोग, ठीक है।
पोरीफेरा, अगर यहाँ पे देखो पोरीफेरा में आप लोग एग्जाम्पल, यहाँ पे सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, सही है। एनिमल किंगडम में आप लोग इंपॉर्टेंट जो फीचर होते हैं, यूनिक फीचर जो होते हैं वो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। यूनिक फीचर कौन से हैं। इसके बाद पोरीफेरा आपको पता है बार्टर कैनाल सिस्टम होता है, इंपॉर्टेंट सेल कॉलर सेल होती है, कोइनोसाइट जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। ये सिमेट्री होती है इनके पास। इसके बाद फ्रेश वाटर स्पंज स्पंजुला होता है। ऐसे चीज पॉइंट ध्यान रखना है आपको। सीरियल प्लेट में आपको पता है यहाँ पे निमेटोसिस्टाइल होती है, नीडोब्लास्ट होते हैं। दूसरा यहाँ पे हम बोल सकते हैं पॉलिप और मेडुसा, सही है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जिसे बोलते हैं मेटाजेनेसिस, जहाँ पे पॉलिप से मेडुसा और मेडुसा से पॉलिप बनता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पे बायोल्यूमिनेसेंस एक कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। 8 कॉम्पोनेंट होती हैं जो सीरेटेड होती हैं, हेल्प करती हैं लोकोमोशन में, पता है आपको। इसका एग्जांपल क्या है बेटा, टीनोप्लाना प्लेरियो ब्रैकिया। प्लेटी हेलमिंथेस बात करें तो आपको पता है फ्लड बॉम्ब होते हैं, इनके पास एस्ट्रिशन के लिए फ्लेम सेल होती हैं। और इनका एग्जांपल जैसे टीनिया है, फेसिकुला है, ध्यान रखना है आपको। प्लेनेरिया के पास हाई रिजोनेशन कैपेसिटी होती है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो ध्यान रखना है फीमेल एस्केरिस लंबी होती है कंपेयर टू मेल एस्केरिस की। इसके बाद यहाँ राउंड बॉम्ब इन्हें बोलते हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है। अगले आपको यहाँ पे आता है तुम्हारा क्या, एनिडिड्स, इनके पास मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, पैरापोडिया होते हैं, ये सब ध्यान रखना है आप लोगों को। नेफिडिया होते हैं, सही है, ऑस्मोरेगुलेशन और एस्पिरेशन के लिए। और इसके बाद इनके एग्जांपल, और ये मैंने कहा था ये ध्यान रखना है, नेरेस एक्वेटिक फॉर्म होती है, डाइसिस होता है, और अर्थवॉर्म और लीच कैसे होते हैं, मोनोसियस, सही है। एग्जांपल ध्यान रखने हैं आपको। आर्थ्रोपोड्स के बारे में सब पता होगा आपको, ठीक है, इसके बारे में आप देख लेना। मोलस्क के बारे में आपको ध्यान रखना है, वेंट्रल कैविटी होती है, यहाँ पे विसर्जन अंग होता है, वो सब ध्यान रखना है आप लोगों को। इसके बाद यहाँ पे रेडुला होता है, रेस्टिंग ऑर्गन, ठीक है। एग्जांपल देख लो। इकानडर्मेट में मैंने कहा था लार्वा और जो अडल्ट होते हैं उनकी सिमेट्री ध्यान रखना, सही है। यहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है जो हेल्प करता है लोकोमोशन में। और उसके बाद मैंने कहा था लार्वा के पास कैसी बेटा वो होती है, रेडियल सिमेट्री, और इकानडर्म्स के पास होती है, और लार्वा के पास बाइलेटरल, सही है, रेडियल, हाँ सही है, ध्यान रखना बस, सही है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है यहाँ पे, और वाटर कैनाल सिस्टम पोरीफेरा में, पता है हम लोग सब। एग्जांपल देख लो, हेमिकॉर्डेटा एज लाइक नोटोकॉर्ड होते हैं, स्टोमोकॉर्ड उनके पास प्रेजेंट होती है, ठीक है। एग्जांपल देख लो इसके। इसके बाद एस्पिरेशन के लिए होती है प्रोवेस ग्लैंड, ठीक है। कॉर्डेटा की बात करें तो यहाँ क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए, और क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपको पता है यहाँ पे सबसे पहले यूरोकॉर्डेट सेफेलोकॉर्डेट आते हैं, सही है। यूरोकॉर्डेट आपको पता है कि वहां पे जो नोटोकॉर्ड होती है वो कुछ टाइम तक होती है, सही है, उसके बाद खत्म हो जाती है, और सेफेलोकॉर्डेट पूरी लाइफ भर रहती है, ठीक है। एग्जांपल देख लो। इसके बाद हम बात करें, ये हो गए साइक्लोस्टोमेट। साइक्लोस्टोमेट मैंने कहा था सर्कुलर माउथ होता है, एक्टोपैरासाइट की तरह रहते हैं, सही है। और ये बड़ी मछलियों पे डिपेंडेंट रहते हैं, पैरासाइट के रूप में, एक्टोपैरासाइट के रूप में रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बताया था स्पॉनिंग के लिए ये कहाँ आते हैं, फ्रेश वाटर में, और इसके बाद फिर से कहाँ चले जाते हैं, मैरीन एनवायरनमेंट, मतलब सॉरी मर जाते हैं ये, और इनके लार्वा जो होते हैं वो अडल्ट में कन्वर्ट होकर कहाँ जाते हैं, मैरीन एनवायरनमेंट में, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए, साइक्लोस्टोमेट। इसके बाद कॉन्डिस्टाइस ऑस्टिसाइड फिशेस आती हैं, मछलियां आती हैं जिसमें कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश होती हैं, ठीक है। उनको आप लोग वैसे याद रखना है, डिफरेंसेस क्या हैं। और ये तो सब पता ही होंगे, एम्फीबियंस, रेप्टाइल और मैमल्स। ये था हमारा एनिमल किंगडम, ठीक है। अगले आओ, मॉर्फोलॉजी हमने पढ़ा होगा, अभी बताओ किसी को डाउट है, यहाँ नहीं होंगे। एनाटॉमी, टिश्यू के बारे में पढ़े हैं, एनाटॉमी का देखो। सबसे पहले सुनो टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम मैंने कहा था यहाँ पे ध्यान रखना कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का, एपिडर्मल, ग्राउंड और वेस्कुलर, ठीक है। एपिडर्मल आउटर कवरिंग, ग्राउंड का मतलब जो बीच का एरिया होता है, वेस्कुलर का मतलब जहाँ पे जाइलम फ्लेम होते हैं। यहाँ पे बेसिकली आप लोग ध्यान रखने से एपिडर्मल है, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आउटर मेम्ब्रेन होती है, जहाँ पे हम लोग ट्राइकोम्स के बारे में पढ़ते हैं, रूट हेयर के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्टोमेटा के बारे में पढ़ते हैं, स्टोमेटा कैसे होते हैं। तो आप लोग स्टेम हेयर के बारे में, रूट हेयर के बारे में, स्टोमेटा के बारे में पढ़ सकते हो अपने आप से, बस यहाँ पे चैप्टर में ये था। दूसरा देखो बेटा, स्टोमेटा के ग्राउंड टिश्यू में तुम्हारा क्या आएगा, बीच का कॉर्टेक्स वाली जो लेयर होंगी वो सब आएंगी। और ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है बस, टिश्यू, सही है। यहाँ पे आप लोग ऐसे समझो, देखो यहाँ पे आप लोग ऐसे समझो, मैंने कहा था अगर वेस्कुलर टिश्यू की हम बात करें, सही है, तो एक तो हम लोग बात करेंगे अरेंजमेंट ऑफ जाइलम फ्लेम, और एक बात करेंगे बेसिस ऑफ कैम्बियम, कैम्बियम है या फिर नहीं है। जैसे मैंने कहा था अगर सेम रेडियस में है जाइलम और फ्लेम, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कौन सा टाइप, कॉन्जॉइंट टाइप। और मैं ऐसे बोलूंगा कि अगर डिफरेंट रेडियस में है तो रेडियल, सही है। अगर
कैम्बियम रिंग है तो उसको बोलते हैं ओपन, और नहीं है तो क्लोज, यानी कि कॉन्जॉइंट ओपन और कॉन्जॉइंट क्लोज, और एक होगा रेडियल। जो कॉन्जॉइंट ओपन होगा आप लोग बताओ, उसमें कैम्बियम होगी ना, और है तो इसका मतलब कौन सी स्टेम होगा, डाइकॉट स्टेम में। और अगर कॉन्जॉइंट क्लोज है तो उसमें कैम्बियम नहीं होगी, वो कौन से प्लांट में होगा, मोनोकॉट में। दूसरा हम बात करें, अगर रेडियल की बात करें तो आपको पता होना चाहिए रेडियल वाला जो होता है वो होता है रूट में, सही है। यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद सेक्शन बेटा आप लोग एक खाली लेयर के नाम बात कर लेना, यहाँ से मेरे लग रहा है कि क्वेश्चन आएगा, बेसिकली नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग डिफरेंस देख लेना। और इसके बाद जो क्वेश्चन आ सकता है मुझे लग रहा है वो यहाँ से सकता है लीफ से, डॉर्सोवेंट्रल और आइसोबाइलेटरल। यहाँ ध्यान रखना आप लोग, ये देखो यहाँ पे बेटा डाइकॉट लीफ है, ये कौन सी है, मोनोकॉट। आपने देखा होगा मोनोकॉट लीफ दोनों तरफ से कैसी दिखती है, लेकिन डाइकॉट कैसी दिखती है, अलग अलग, ठीक है। दूसरा यहाँ पे दो टाइप की मीजोफिल होती है, यहाँ पे कितनी टाइप की होती है, एक टाइप की। जैसे अगर मोनोकॉट लीफ होगी इसमें होती है ओनली स्पॉन्जी मीजोफिल, और यहाँ पे आपको पता है स्पॉन्जी भी होती है, और दूसरी कौन सी होती है, पेलिसेड। कौन सी साइड में होती है वो ध्यान रखना, एडिक्सियल साइड में पेलिसेड है और एपिक्सियल साइड में कौन सी है बेटा, स्पॉन्जी। बस ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से पूछेगा तो, सही है। और बकाया चैप्टर में एक तो है और क्या है, बस हो गया चैप्टर, सही है। एक बार आपको देख लेना, मैं खाली आपको समरी टाइप से बता रहा हूँ, अगर आपको कोई बहुत डाउट है तो आप मुझसे पूछते रहना, ठीक है। मोनोकॉट प्लांट में बल्लीफॉर्म सेल होती है, ध्यान रखना है आपको। अगले स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन रॉक के बारे में आएगा, देख लेना अपने आप, ठीक है। सेल में किसी डाउट है सेल वाले चैप्टर में? अब एक का क्वेश्चन होगा तो छोड़ देना उसे, अभी मैं ठीक है नहीं कर पा रहा हूँ उसे। सेल आपको पता है, सेल वाला चैप्टर बताओ किसी बच्चे को डाउट हो सेल में? आपको ध्यान रखना है प्रोकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है, इसके बाद प्लांट सेल होती है, एनिमल सेल होती है, सही है। कौन कौन से क्या डिफरेंस होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, गोल्गी एपिटस का काम क्या होता है, सेल वॉल का काम क्या होता है। इसके बाद तो हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजेला, यही तो है इसमें। और लास्ट में क्या है, न्यूक्लियस के बारे में और क्रोमोसोम के बारे में। मुझे लग रहा है चैप्टर आपको कंप्लीट होगा लगभग सही बच्चों का। बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को उसी टाइम रिवीजन करवाया था, अभी जब चैप्टर हुआ था तो उस टाइम रिवीजन करवाया था आपको बायोमोलिक्यूल्स। तो प्रोटीन के बारे में, एंजाइम के बारे में ध्यान रखना है आपको, पॉलीसैकेराइड के बारे में ध्यान रखना है, लिपिड के बारे में ध्यान रखना है, कौन से मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, कौन से माइक्रो होते हैं वो आपको ध्यान रखना है। बस बायोमोलिक्यूल्स में तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, प्रोटीन किससे बना होता है ये आपको पता होना चाहिए, सही है। बायोमोलिक्यूल्स में सब चीजें, एंजाइम के बारे में पढ़ लेना एक बार, मतलब हम लोग ओवरऑल पढ़ के आना है, ऐसा नहीं कि एक चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ के आओ, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा। एक क्वेश्चन है, अब जैसे बायोमोलिक्यूल्स हो सकता है एक भी ना हो, हो सकता है 2-3 रखे हों, तो आप लोगों को हर चैप्टर को पढ़ के आना है लगभग, ऐसा नहीं कि एक ही चैप्टर पढ़ के और हो जाएगा काम, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। सेल साइकिल, सेल डिवीजन, माइटोसिस और म्यूसिस, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, तो यहाँ से हो सकता है टेस्ट में क्वेश्चन भी रखे हों। जैसे सेल साइकिल के बारे में मैंने बताया था, G1 फेज होता है, S होता है, G2 होता है, सही है, एक G0 फेज होता है। आप लोग पता होगा S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इसके बाद कैरियोकाइनेसिस होता है G1 S G2, और उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज होती है, ठीक है। प्रोफेज में क्या होता है, S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डबल इमॉन्ट हुआ है, ऐसे प्रोफेज में क्रोमोसोम बन जाते हैं, मेटाफेज में मेटाफेज पेड़ पे जाते हैं, एनाफेज में क्रोमैटिड से डिवाइड हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, क्रोमैटिड सेंटर में ब्रेकडाउन हो जाता है, और एनाफेज के बाद टीलोफेज अपने पोलो पहुंच जाते हैं, और टीलोफेज के बाद क्या है, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, सेल डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। म्यूसिस में थोड़ा अलग होता है, आपको ध्यान रखना है, म्यूसिस का प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट मैंने बताया था लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल, पूरा लॉन्गेस्ट फेज होता है सबसे ज्यादा। इसमें तुम्हारा लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, पैकाइटिन और डाइकाइनेसिस, ये सारे आप लोग पढ़ के आने हैं, सही है। जो एक ये इंपॉर्टेंट है, वो वाला फेज होता है इंपॉर्टेंट होता है, मैंने कहा था प्रोफेज फर्स्ट, म्यूसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट इंपॉर्टेंट होता है, और आप लोग उसको याद करके आना, ठीक है। सेल साइकिल, सेल डिवीजन में और कोई डिफरेंट डाउट है आप लोग बताओ, एक बार आप देखते रहो जल्दी जल्दी किताब को, हो सकता है दिन पूरा रिवीजन ही हो जाए उससे। बुक लेके नहीं आए हो? और इस तरह से फंसे हुए घूम रहे हैं, तुम लोगों को पता था रिवीजन करवाऊंगा, या फर्स्ट ईयर की लेके आते 12th में भी आज फिर लाते हैं। चलो और बताओ कुछ बच्चे को, आप लोग बताते रहो बेटा, किसी को बीच में डाउट हो तो मुझसे पूछते रहो, एक बार देखते रहो आप लोग।
लिख लिया आपको, इतना समझ लिया आप लोगों ने? बताओ बेटा। इसके बाद फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन अभी करवाएं। किसी कोई डाउट है बताओ? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन कोई डाउट है कोई? कीमोस्मोटिक देखो यहाँ पे आप लोग पहले लाइट डायरेक्शन में आपको ध्यान रखना है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, ठीक है। इसके बाद डायरेक्शन में आपको ध्यान रखना है C3 C4 के बारे में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे आ सकते हैं। और इसके बाद आपको लास्ट में वो क्या और क्या है, कीमोस्मोटिक ना। यहाँ पे तुम देखो ये होता है, आप लोग ये ध्यान रखो बस, यहाँ पे हमें ये ल्यूमेन है और ये क्या है बेटा, स्ट्रोमा, सही है। हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें जो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है वो बढ़ानी है ल्यूमेन में। तो हम लोग किस टाइप से बढ़ाते हैं? पहला आप लोग ध्यान रखना है इनर साइड में क्या होता है, वाटर स्प्रेडिंग होती है, इससे हाइड्रोजन बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है तो यहाँ पे पी क्यूब के द्वारा क्या होता है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन अंदर भेजी जाती है, ठीक है, ईटीएस के द्वारा। और तीसरा आपको ध्यान रखना है कि बाहर जो होता है वो NADP बन रहा है तो वहां पे हाइड्रोजन आयन बाहर कम हो रहे हैं उससे, ठीक है, H+5 से मिल रहा है। इससे क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन अंदर ज्यादा हो जाते हैं, बाहर क्या हो जाते हैं, कम, ठीक है। यहाँ पीएच क्या होगी, कम, और यहाँ क्या होगी, ज्यादा, ये ध्यान रखना है। दूसरा आपको याद रखना है F0 लिखा है, C का मतलब है क्लोरोप्लास्ट। F0 F1 पार्टिकल होते हैं, ठीक है। F0 इनर साइड में होते हैं, F1 कहाँ होते हैं, बाहर वाली साइड में। यहाँ पे जब हाइड्रोजन आयन निकलेंगे तो ADP इसके साथ जुड़ेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और क्या बनेगा, ATP। कौन सा एंजाइम प्रेजेंस में, ATPase की प्रेजेंस में। बस इतना ध्यान रखना है। और इसमें क्या है, ये वाले पॉइंट ध्यान रखना जो कि कहां से हम हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, कहां से कम कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, बस, ठीक है। और आप लोगों को फैक्टर अफेक्टिंग भी यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे फैक्टर अफेक्ट होते हैं जो इन्हें अफेक्ट करते हैं, ठीक है। कैलोरी साइकिल के बारे में ध्यान रखना है आपको, C3 के बारे में, C4 के बारे में आपको सारा पता होगा सबको। C3 के बारे में बताओ जल्दी जल्दी बताओ। C3 कौन सेल में होता है, मेसोफिल सेल में। C4 बंडल सी तो मेसोफिल दोनों सेल में होता है। C3 में फर्स्ट जो एक्सेप्टर होता है, CO2 एक्सेप्टर, कौन होता है, REVP। अरे इतना मत बोलो, REVP। और फर्स्ट कंपाउंड बनता कौन सा है, 3PGA। 2 मॉलिक्यूल बनते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। कितने कार्बन होता है, 3 कार्बन, सही है। इसके बाद अगर हम C4 की बात करें तो वहां फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कौन होता है, PEP, फॉस्फेनॉल पाइरुवेट। और जो बनता फर्स्ट कंपाउंड वो कौन सा बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो 4 कार्बन होता है, क्लियर है इतना। तो ये सब ध्यान रखना। इसके बाद बंडल सी सेल में C4 में C3 और C4 दोनों होती हैं। आप लोग बताओ C3 साइकिल में कितने ATP खर्च होते हैं, NADPH 18 ATP और 12 NADPH। और C4 में 30 ATP और 12 NADPH, सही है। ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बेटा C3 C4 भूल गए, जल्दी बताओ। यहाँ पे क्राइंज एनाटॉमी होती है C4 में, क्या होती है, क्राइंज एनाटॉमी। यहाँ पे 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन होता है, सही है। यहाँ पे C4 में जो अगर आपसे पूछा जाए C4 साइकिल है उसमें बताओ ग्लूकोज कहाँ बनता है, तो कौन सा बनता है बेटा। और इसके बाद यहाँ पे रोबिस्को होता है। C4 में दोनों साइकिल होती है, C3 और C4 दोनों होती है, ठीक है। सब आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट होते हैं। एक बार टेबल देख लेना, अगर आपको आना है, कल आओगे तो एक बार टेबल देख के आना, ठीक है। मतलब कल आओगे तो आना तो है ही। इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग देख लेना, ठीक है, कौन कौन से क्या है। फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन पैसा हो, रेस्पिरेशन। बेटा रिवीजन का मतलब होता है कि आपका सब पढ़ा हुआ हो पहले से, एक बार देखना होता है खाली। रिवीजन मतलब ये नहीं होता कि पढ़ना होता है, पढ़ना नहीं होता है इसमें। रेस्पिरेशन में क्या क्या पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लाइकोलाइसिस होती है। ग्लाइकोलाइसिस से हमें 2 NADPH और 2 ATP मिलते हैं। टोटल कितने मिलते हैं, 8 ATP। 2 ATP वहां खर्च हो जाते हैं, बनते कितने हैं, 10 ATP, पता है हम लोगों को, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद आपको पता है जो पायरुविक एसिड होता है, 2 मॉलिक्यूल 4 ATP और 2 NADP बनते हैं। कितने बचते हैं, 6 बचते हैं, 8 बनते हैं, पिट जाओगे। 10 बनते हैं, 2 खर्च जाते हैं, 8 बचते हैं, समझ गए। हाँ देखो सुनो जी, सुन लो पहले। 4 ATP बनते हैं, 2 जगह 2-2, और इसके बाद 2 NADPH बनते हैं। फर्स्ट और थर्ड स्टेप में 2 ATP खर्च हो जाते हैं
बस नेट गेन होता है 2 एटीपी और 2 एनएडीपीएस, तो 6 और 2 8 नहीं हो गए, तो 8 एटीपी हो गए ग्लाइकोलाइसिस में। सुन लो पहले, इसके बाद पायरुविक एसिड कन्वर्ट किसमें होता है, एसीटाइल कोए में, तो वहां 2 एनएडीपी मिलते हैं हमें, 6 एटीपी वहां मिला 14 और 12 किससे मिलते हैं, क्रेब साइकिल से, तो 24 और 6 30 और 8 38 ऐसे मिलते हैं हमें एक ग्लूकोज से 38 एटीपी। तो आप लोग यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, पहले ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद लिंक रिएक्शन, उसके बाद क्रेब साइकिल। आप लोग बताओ एक ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन के लिए क्रेब साइकिल कितनी बार चलती है, 2 बार, और एक बार ग्लूकोज बनाने के लिए कैल्विन साइकिल 6 बार, यानी कि रेस्पिरेशन में। ठीक है, ये मैंने इंपॉर्टेंट बताया था। तो यही तो था इसमें, और क्या है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के बारे में देख लेना, सही है। यहाँ पे ईटीएस के बारे में मैंने कहा था कॉम्प्लेक्स 5 होते हैं, कॉम्प्लेक्स 4 जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, और ये कॉम्प्लेक्स में नहीं होता है, वहां पे खाली एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ये सब आपको पता होगा। ठीक है, तो बेटा यही तो था इसमें, और क्या है, ग्लाइकोलाइसिस के बारे में देख लेना। फर्मेंटेशन आपको पता है लैक्टिक से बनता है हमारी मसल्स में, और CO2 और इथेनॉल के कहां बनते हैं, ईस्ट में, सही है, ये ध्यान रखना। इथेनॉल के साथ CO2 भी है, और वहां पे क्या है, खाली लैक्टिक एसिड, समझ गए। ठीक, आधे घंटे में पूरे हो गई लग रही है। इसके बाद अभी 30 मिनट मैं सोच रहा था टाइम हो गया, जल्द यहाँ तक पढ़ो बेटा सब लोग, कोई डाउट हो मुझसे पूछो, पढ़ो। किताब नहीं है सबके पास, अगले प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर है ना, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, रिलेटिव ग्रोथ होती है, आपको पता है, ये मैंने बताया था, ग्रोथ रेट अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक। अर्थमेटिक का मतलब 1 से 2 बनेंगी, एक सेल परमानेंट और एक सेल अगले डिवाइड करेगी, और ज्योमेट्रिक का मतलब क्या होता है, 2 से 4 4 से 8 ऐसा होता है। ठीक है, अर्थमेटिक का आप लोग को ध्यान रखना, इक्वेशन, सही है, और ज्योमेट्रिक का भी इक्वेशन ध्यान रखना। इसके बाद रिलेटिव ग्रोथ कौन सी है, एब्सोल्यूट ग्रोथ, ये भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है बेटा, मैच्योर होना, सही। इसके बाद डी डिफरेंस का मतलब दोबारा से रीगेन कोई कैपेसिटी आ जाती है फिर से, और मैं बोल सकता हूँ डी डिफरेंस का मतलब दोबारा से डिफरेंशिएट होना। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये प्लास्टिसिटी ध्यान रखना, सही है, और हम लोग बोल सकते हैं इसके बाद है तुम्हारे पीजीआर, और इनके बारे में बेटा 3,000 कैरेक्टर हम लोग ध्यान करके आना, याद करके आना। ठीक है, ये है, ये तुम्हारा था किसका पोर्शन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। अब क्या था तुम्हारा ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो इसका टेस्ट अभी हुआ है, किसी को डाउट है बताओ किस चैप्टर में हो गया। 30 मिनट में फर्स्ट चैप्टर में अभी 30 मिनट पूरे भी नहीं हुए, 5 मिनट कम है। हाँ बताओ, हाँ किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे जल्दी से। नहीं तो हम लोग पढ़ते हैं फिर जेनेटिक। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। ब्रीथिंग वाला को समझा है क्या, बताओ। ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग चलो भाई समझ लो। यहाँ पे देखो हमने बताया था ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन लेना और CO2 रिलीज करना। यहाँ पे हमें पढ़ना है इंस्पायरेशन के बारे में और एक्सपायरेशन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन सबके अलग होते हैं, ये ध्यान रखना। और बेटा ज्यादा क्वेश्चन आएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी से ध्यान रखना, इसलिए हम लोग पढ़ के आना है फिजियोलॉजी। यहाँ लंग्स है बेटा, लंग्स का बताओ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर और फंक्शन में क्या होता है, एल्वेलाई होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको पता होगा यहाँ ट्रैकिया होता है, सही है। ये बहुत आ रहा है, क्या बात है इसके बाद ट्रैकिया होता है, प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्सरी ब्रोंकियल होते हैं। इसके बाद एल्वेलाई आते हैं। आपको पता है एक्सचेंज ऑफ गैस कितने जगह होता है बेटा, 2 जगह, एक होती है प्राइमरी साइड और एक होती है सेकेंडरी साइड। प्राइमरी साइड में आपको पता है एल्वेलाई और ब्लड के बीच, और सेकेंडरी साइड ब्लड और टिश्यू के बीच, सही है। यहाँ पे हमेशा इंस्पायरेशन कब होता है बताओ, इंस्पायरेशन का मतलब बताया था मैंने, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो हम थोड़ा सा चैम्बर को इंक्रीज करते हैं, तो अंदर का प्रेशर कम हो जाता है कंपेयर टू बाहर के प्रेशर से, तो बाहर हाई प्रेशर और अंदर
लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये समझ आती है। जब हम एक्सपायरेशन करते हैं तो आपको पता है हम लोग थोड़ा सा चैम्बर को क्या करते हैं, डिक्रीज, और डिक्रीज करते हैं तो अंदर का पल्मोनरी प्रेशर क्या रहता है, ज्यादा कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हाई पल्मोनरी प्रेशर और बाहर कम, तो इसका मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एयर जो होती है वो कहाँ होती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, ऐसा होता है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इसके बाद देखो ये कैपेसिटी बताओ जल्दी, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है बताओ जल्दी, IRV, ERV और रेजिडुअल वॉल्यूम 2530 कह रहा है, RV पूछ रहा हूँ, RV रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, 1100 से 1200, ये तो होता है। अब आप लोग बताओ, अगर मैं एक इंस्पायरेटरी कैपेसिटी निकालूंगा तो क्या करूंगा, T प्लस IRV, अगर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी तो सही है। इसके बाद अगर मैं फंक्शनल FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी तो ERV प्लस RV, ठीक है। इसके बाद और कौन सी है, वाइटल कैपेसिटी, IRV, ERV, TV और TLC में सब कुछ क्लियर है। चलो अगले देखो, यहाँ पे बेटा देखो हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर सब कुछ हो रहा है, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन अब बताओ मुझे, इधर आओ। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो मैंने कहा था बेटा, ये ध्यान समझो ये बात, अगर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो आपको पता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट दो टाइप से होता है, 97% होता है हीमोग्लोबिन के साथ और 3% होता है प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर, ठीक है। तो आप लोग बताओ बेटा, अगर हीमोग्लोबिन के साथ हो रहा है तो उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो बनता कहाँ पे, एल्वेलाई साइट पे, साइट ऑफ एल्वेलाई, जहाँ पे एल्वेलाई होते हैं वहां पे। तो वहां पे ये बताओ क्या कंडीशंस होनी चाहिए, जैसे मैंने कहा था वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए और बकाया सब कुछ कम, CO2 का कम होना चाहिए, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए। ये फेवरेबल होता है किसके लिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए। और अगर हम टिश्यू वाली साइड की बात करें तो वहां पे आपको बताया ऑक्सीजन को अब छोड़ना होता है और CO2 को लेना होता है, तो CO2 का परसेंटेज ज्यादा और बकाया सब कम, ऑक्सीजन का भी कम और बकाया सब, ठीक है। क्या कहाँ पे pH कम होगा, हाँ सही है। तो क्लियर है, ये सब आपको ध्यान रखना है। अगले देखो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो आपको बताया 3 फॉर्म में होता है, सही है। सबसे ज्यादा किस, बाइकार्बोनेट फॉर्म में सबसे ज्यादा 20 से 25 कार्बामिन हीमोग्लोबिन और 7% प्लाज्मा के थ्रू, ठीक है। तो आपको बताया यहाँ पे कहीं ध्यान रखना, कार्बोनिक एनाहाइड्रेज, सही है, बाइकार्बोनेट फॉर्म होता है, बाई जो होता है एंजाइम कार्बोनिक एनाहाइड्रेज, रेगुलेशन और डिसऑर्डर हो गया। तो इसमें ये था बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन। यहाँ पे हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, ब्लड के बारे में, लिम्फ के बारे में, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, सही है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो देखो ब्लड के बारे में जल्दी याद करो, जल्दी क्या है ब्लड के बारे में, 3 टाइप की सेल होती हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, 55, ब्लड सेल 45, RBC का नंबर 5 से 5.5 मिलियन पर mm3, WBC 6 से 8,000 और प्लेटलेट्स 1.5 से 3.5 लाख, ठीक है, पर mm3। इसके बाद अगर हम बात करें, क्या है ये आज से 14 तारीख नहीं, इसी बात क्या बोल रहा हूँ या देखो, इसके बाद मैं बोल सकता हूँ हाँ कि प्लाज्मा में क्या होता है, 92% वाटर होता है, इसका प्रोटीन होती है। इसके बाद क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर होता है। अच्छा सीरम क्या होता है, हाँ प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक 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 ठीक। प्रोटीन कौन सी होती है, फाइब्रोजन, पता है हम लोग, ठीक है। कोगुलेशन में ब्लड ग्रुप पता होगा सबको, ये रहने दो। RH मिसमैचिंग से कौन सी चीज होती है, फेटालिस, सही है। कोगुलेशन में कौन कौन होता है बेटा, बताओ कौन सी प्रोटीन होती है, फाइब्रोजन, वो कन्वर्ट होती है फाइब्रिन में, कौन करता है, फिर वो थ्रोम्बिन को पहले कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में, सही है, थ्रोम्बोकाइनेज, और थ्रोम्बिन करती है कन्वर्ट किसमें, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में, सही है।
तो पहले प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होगा थ्रोम्बिन में, किस एंजाइम द्वारा? थ्रोम्बोकाइनेज। और थ्रोम्बोकाइनेज द्वारा थ्रोम्बिन कन्वर्ट थ्रोम्बिन कर देगा फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में। सही है, कैल्शियम आयन इन्वॉल्व होते हैं। सही है। लिम्फ के बारे में पता होगा, सर्कुलेटरी पाथवे ओपन और क्लोज दोनों का आपको पता होंगे। ठीक है। इसके बाद आपको पता है कि कौन सा हार्ट कितने चैम्बर होता है किसमें? तो 2 चैम्बर फिशेस में होता है, 3 चैम्बर रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में होता है, और 4 चैम्बर बर्ड्स और मैमल्स में होता है। आपको पता है बेटा सिंगल सर्कुलेशन मछलियों में होता है, इनकम्प्लीट डबल किसमें होता है? रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस, और कंप्लीट होता है उनमें जिसमें 4 चैम्बर होता है। ठीक है। हार्ट के बारे में सबको पता होगा। सही है। इसके बाद कार्डियक, ऐसे नोट एबी नोट ध्यान रखना, पेसमेकर होते हैं, एक्शन वोल्टेज जितनी जनरेट करेंगे उतना ही क्या होगा? हमारी कार्डियक एक्टिविटी चलेगी। ठीक है। इसके बाद कार्डियक साइकिल के बारे में आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। सही है। हर चैम्बर का लिखवाया था कितना किसका होता है। इलेक्ट्रो ईसीजी, सही है, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव। सही है। और क्या होता है? डबल सर्कुलेशन तो पता ही है आप लोगों को, डिसऑर्डर, रेगुलेशन, बस हो गया। और क्या इसमें बताओ? कोई डाउट हो तो पूछते रहो मुझसे। बेटा पूरे एनर्जी के साथ पेपर देना है, और एक ऐसे पेपर देना है कि हाँ यही नीट है मेरे लिए। और ऐसे अगर आप लोग पेपर दोगे, चाय पिलवा दें, पेपर दोगे चाय पियोगे? बताओ। तुम लोगों को 3 घंटे में इतना टाइम नहीं मिलना चाहिए कि आप लोग ऐसे पेन हटा के ऐसे कर पाओ। आप लोग बिल्कुल आपका कंसंट्रेशन 3 घंटे का भी रहना चाहिए, तब आप लोग अच्छा रिजल्ट दे पाओगे। ठीक है। और आप लोग ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसका बहुत अच्छे से ऑप्शन पढ़ के आंसर देना है। ठीक है। बहुत बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि भाई किसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वो पहले मन लगा लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ते नहीं, फिर गलत हो जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को जो क्वेश्चन पता है वो तो सोचा करो कि मेरे 4 नंबर प्लस में आने चाहिए, ना कि -1। और आपको पता है ये क्वेश्चन करने पर 5 नंबर कम होते हैं, 1 नंबर कम नहीं होता। एक तो 4 जो मिल रहे थे वो, और एक एक्स्ट्रा नेगेटिव में जाती है। और आप लोग सोचो अगर 5 क्वेश्चन आपने गलत कर दी, 25 नंबर कम हो गए, और एक बेचारा सही वाला भी चला गया। ठीक है, जो सही किया था आपने, तो नेगेटिव मार्किंग का ये तो लॉस होता है। और ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख के आप लोग करना है सर। अगले देखो रेगुलेशन, और क्या आता है बेटा? डिसऑर्डर। ठीक है। तो ये तुम्हारा होता है क्या? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। चलो और अगले चैप्टर में जाओ बेटा। एस्पिरेटरी प्रोडक्ट में जाओ। ठीक है। पढ़ाई कर लो बेटा, पढ़ाई। सैटरडे है ना? अभी रुको, एक मिनट रुको। हाँ बताओ क्या करेंगे, बताओ। कौन? हिस्टामिन। हिस्टामिन तो एलर्जी रिएक्शन के लिए होता है। हिस्टामिन क्या होता है? अरे वो अलग चीजें हैं, वो यहाँ पे क्या आएंगी? बस आउटर रेगुलेशन किडनी ना, उसमें कहाँ इन्वॉल्व होता है? और वो एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है हिस्टामिन।
सीक्रेशन होता है, दोनों का होता है, सेरोटोनिन और दोनों का, हिस्टामिन सेरोटोनिन। ये पूछ रही है कौन कौन? अरे तो देख लेना क्लास लिखा हुआ है। हिस्टामिन कहाँ करता है? हिस्टामिन एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। एलर्जिक रिएक्शन में, एलर्जिक रिएक्शन होती है, एलर्जी आती है हमें, तो वहां पे हिस्टामिन सीक्रेशन होता है। देखो लिखा होगा साफ साफ, वहां पे लिखा है एलर्जी वाले पोर्शन में। इसका कभी क्वेश्चन भी सही नहीं रहता, कहाँ क्या पूछ रही है कहीं का कहीं कर देती है। चलो कोई बात नहीं, देखा होगा एसकेटी प्रोडक्ट। चलो खैर पूछती है, ये बात सही है। चलो जरा देखो बेटा, आप लोग बताओ, देखो बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन लिखा है कहीं पे, उस पर नहीं लिखा होगा ना? हाँ, WBC वाले पार्ट में लिखा होगा। देखो एलर्जी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है कौन? हिस्टामिन। सही है। चलो इधर देखो, इधर देख लो। आप लोग बताओ, अगर एस्पिरेशन की बात करें तो आपको पता है हम लोग क्या बनाते हैं बेटा? क्या ऐड करा गया? कहां से हटेगा ये जल्दी? अच्छा ये बताओ, अरे इधर देखो जल्दी, ये इसमें देखो एनिमल के टाइप होते हैं 3 टाइप के। सही है, एस्पिरेशन के बेसिस पे। अब एक होते हैं कौन से? अमोनोटेलिक, एक होते हैं यूरियोडेलिक और एक होते हैं इर्कोटेलिक। मैंने बताया था जो अमोनोटेलिक होते हैं अमोनिया का एक्सक्रीट करते हैं बॉडी से, यूरियोडेलिक यूरिया का और इर्कोटेलिक यूरिक एसिड का। सही है। अगली अगर हम बात करें तो आपको बताया बेटा हम लोग किसका करते हैं? यूरिया का। हम लोग को लीवर में अमोनिया से यूरिया बनती है और इसके बाद यूरिया से यूरिन बनती है हमारे कहाँ? किडनी में। सही है। तो यहाँ पे हम बेसिकली पढ़ेंगे किडनी के बारे में। किसके बारे में? किडनी 1 पर होती है, आपको बताए 2 1 पर होती है ना। इसके बाद आपको बताए किडनी जो होती है 2 यूरेटर होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक क्या होता है? यूरेथ्रा। किडनी का जो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होता है वो क्या होता है? नेफ्रॉन। क्या होता है? अगर आप लोग नेफ्रॉन के बारे में सारा पता है तो इसका मतलब किडनी के बारे में सब कुछ पता होगा। तो यहाँ पे नेफ्रॉन पे अगर हम बात करें सीधे, तो नेफ्रॉन के कौन से पार्ट होते हैं बेटा? सबसे पहले जो सबसे उलझा हुआ पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। फर्स्ट लिनियर ट्यूब्स का पार्ट होता है कौन सा? बुमेन्स कैप्सूल। बुमेन्स कैप्सूल का होता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स। इसके बाद होता है हेनले लूप, डिसेंडिंग और असेंडिंग। इसके बाद होता है डीसीटी और इसके बाद होता है कलेक्टिंग डक्ट। ये किसके पार्ट हैं? हेनले लूप के। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्लोमेरुलस हो गया, ये होगा बुमेन्स कैप्सूल, ये पीसीटी, ये डिसेंडिंग हेनले लूप, ये असेंडिंग और ये डीसीटी और ये क्या हो गया? कलेक्टिंग डक्ट। ये किसका पार्ट है? ये किसका? ये हम बोल सकते हैं नेफ्रॉन। किसका पार्ट है? नेफ्रॉन। अगले देखो बेटा, अब देखो हम बोल सकते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप में होता है। मैंने बताया था, फर्स्ट होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेकंड होता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा होता है सीक्रेशन। ठीक है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन मतलब मैंने क्या बताया था बताओ? आपको बताया अफरेंट आर्टरी होता है और कौन सा होता है? इफरेंट आर्टरी। ग्लोमेरुलस होता है कैपिलरी का गुच्छा, गुच्छा ऑफ कैपिलरी क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलस। मैंने कहा था अफरेंट आर्टरी जो होता है उसका डायमीटर ज्यादा होता है और इफरेंट का क्या होता है? कम। और जब ऐसा होगा तो एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और उससे जो बनता है उसे बोलते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट। सही है। देख, अरे लिखा होगा तो बंद कर लो इसे। क्या? हाँ हाँ बताओ तो। हाँ अरे ऐसे तुम निकालोगे तो बहुत चीजें निकल आएंगी, इसलिए इतना ज्यादा अरे एक चैप्टर नहीं पढ़ना, वो फर्स्ट ईयर पढ़ना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो किताब में लिखा है वहीं तक देखो। ऐसे तो बहुत ऐसे हार्मोन बहुत इतने फंक्शन बचेंगे ना कि चक्कर में पड़ जाओगे पढ़ते पढ़ते। तो अभी रहने दो, अब ये पढ़ लो पहले। यहाँ देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये पता नहीं। अच्छा तो और सारे क्वेश्चन गलत होंगे वो उसका क्या करोगे बताओ? अरे संभालोगे, खाली इसी के पीछे पढ़ रहोगे, हिस्टामिन के पीछे। ये चलो इधर आओ, चलो पढ़ो। यहाँ पे बताओ आप लोग बेटा, यहाँ पे बताओ अल्ट्राफिल्ट्रेशन मैंने बताया था अफरेंट आर्टरी डायमीटर बड़ा होता है और इफरेंट का क्या होता है? कम। जब ज्यादा होता है एक तरफ और एक तरफ होता है कम, तो मैं बोल सकता हूँ वहां प्रेशर क्रिएट होता है और प्रेशर क्रिएट होता है तो वहां पे क्या होता है? बनता है नेफ्रिक फिल्ट्रेट। क्या बनता है? नेफ्रिक फिल्ट्रेट। और उसी को इसी को हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो कितना बनता है? 10%, यानी कि 125 ml पर मिनट, 180 लीटर पर डे। आपको पता है किडनी में ब्लड आता है वो कितना आता है? 20%।
लगभग आता है 1125 ml पर मिनट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी को बोलते हैं 125 ml पर मिनट को बोलते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्लियर है इतना? ठीक। अगले देखो, यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? अब बेटा 125 ml पर मिनट आ रहा है, आप लोग बताओ क्या वो सब यूरिन में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं, 99% होगा रीएब्जॉर्ब, और होगा कितना? 1%। यूरिन बनेगा खाली 1% और 99% रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स। मैंने कहा था पीसीटी वाले पार्ट में मैक्सिमम होता है, सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों का होता है। इसके बाद मैंने कहा था हेनरी लूप, ध्यान रखना हेनरी लूप में दो पार्ट होते हैं, डिसेंडिंग और असेंडिंग। बेटा यहाँ पे डिसेंडिंग का मतलब नीचे जा रहा है ना, नीचे जा रहा है तो ऑस्मोलिटी बढ़ती है, ध्यान रखो क्या बढ़ती है? ऑस्मोलिटी बढ़ती है तो यूरिन कंसंट्रेट होती है, और कंसंट्रेट होगी तो वाटर परमेबल होगा और सॉलिड क्या होगा? इम्परमेबल। कौन सा वाला? डिसेंडिंग। और असेंडिंग वाला उल्टा होगा, क्या होगा? वाटर इम्परमेबल, सॉलिड परमेबल। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको पता है डीसीटी वाले में कंडीशनल होता है और कलेक्टिंग फैक्टर में यूरिया का होता है, ठीक है। ऐसा ध्यान रखना। काउंटर करंट मैकेनिज्म पता है आप लोगों को, इसकी ऑस्मोलिटी ध्यान रखना कहां पे कितनी रह रही है, बस ये है, ठीक है। काउंटर करंट का मतलब बासा रेक्टा के अपोजिट में फ्लो होता है, और वहां पे क्या होता है, किस चीज का कहां पे हो रहा है, वो ध्यान रखना है आपको। इसके बाद बेटा रेगुलेशन ऑफ किडनी, तो यहाँ पे मैंने कहा था एडीएच और जो तुम्हारा एडीएच हार्मोन होता है, वैसोप्रेशन होता है जो एक्ट करता है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है रेनिन एंजियोटेंसिन जो माइग्रेन, ध्यान रखना, ठीक है। और जो एल्डोस्टेरोन सीक्रेशन होता है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है एएनएफ जो कैसा होता है? वैसोडाइलेशन, यानी कि डायरेक्ट वेसल्स को डायलेट करता है, ठीक है। और ये क्या करता है? वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट, इसे बोलते हैं वैसोकॉन्ट्रिक्टर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले देखो, एक तो है मैच्योरेशन हो गया, अदर ऑर्गन्स डिसऑर्डर हो गया चैप्टर। देखो एक बार पढ़ लो बेटा आप लोग। अगर आपको देखा जाए तो फर्स्ट ईयर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया। आप लोग 2-3 टेस्ट दोगे कब फर्स्ट ईयर के, कभी कंप्लीट हो जाएगा, कोई डाउट रहेगा नहीं आपका। जो नीट में क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट करें। हो सकता है कि फर्स्ट ईयर में अगर आप 200 क्वेश्चन लगाओ, 300 लगाओ, तो उसमें हो सकता है 20 क्वेश्चन ऐसे लगाए गलत में आप लोगों से बकाया सही होंगे, मुझे लगता है। अगर आपने सही सब चीजें आपको ध्यान है तो लगातार आप लोग कंटिन्यू रिवीजन करते रहा करो। रिवीजन बहुत जरूरी है, अगर आप लोग रिवीजन नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और यही कारण है कि अभी आपका 12th चल रहा है बेटा, फर्स्ट ईयर को पूरा रिकवर रखो हर चैप्टर से। 95% बच्चे वही तो होते हैं जो 12th का पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर का भूल जाते हैं, और फर्स्ट ईयर का पढ़ते हैं तो 12th का भूल जाते हैं। और यही तो जरूरी होता है नीट में, हर टॉपिक को अपने माइंड में फ्रेम करके रखना, ये सबसे जरूरी होता है नीट में। क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, हो सकता है द लिविंग वर्ड से आ जाए, और हो सकता है कि फोटोसिंथेसिस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन ना आए। तो नीट का कोई भरोसा नहीं कहां से आएगा। तो आप लोगों को पूरा सिलेबस इतना है, एकदम पैक करके रखना है अपने माइंड में। और ये बहुत अच्छा, इसका एक ही आसान उपाय है कि आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई करो, रिवीजन करो। ऐसा नहीं करना है कि एक चैप्टर के आप ज्ञाता बन जाओ और दूसरे चैप्टर में आपको कुछ आता ही ना हो।
सही है, हर चैप्टर में आपको इक्वल नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। एनसीईआरटी में जहां तक लिखा है वहां तक आपको चीजें याद रखनी है। और लेकिन बात वही है कि आप लोगों को हर चैप्टर के बारे में नॉलेज हो, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी में भी। तो मेनली ये है कि आप लोगों को इसके लिए बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी होगी। और एक बात और है, मैं हमेशा कहूंगा कि जैसे मैं ये भी सोचता हूँ कि बच्चे बहुत ज्यादा जैसे मतलब एक्स्ट्रा पढ़ो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा पढ़ने का मतलब समझ रहे हो, बाहर चीजें पढ़ो, अगर एनसीईआरटी नहीं है वो भी पढ़ो, लेकिन मेन चीज है तब पढ़ो जब आपको और सब्जेक्ट और सब चीजें क्लियर हो गई, ठीक है, तब पढ़ो। क्योंकि अगर आपको सोचो, मैं आपको बार बार कहता हूँ, ये बात मैं फिर कह रहा हूँ एक बार, अगर आपके 90 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन अगर बाहर से आ भी जाए थोड़ा बहुत आउट ऑफ सिलेबस, तो ऐसा मानो कि 5 क्वेश्चन के लिए हम पूरी बायोलॉजी को डबल करके क्यों पढ़ें, हम उतना ही पढ़ेंगे इतना सफिशिएंट, 85 तो हमारे सही जाएंगे। तो ये मान के चलो उस बात खत्म। और वैसे भी 90 कौन तुम सही कर दोगे, तो 85 अगर सही करो, लेकिन पढ़ो खाली उतना सफिशिएंट जितना हो, ठीक है, जिससे हमारे क्वेश्चन हो जाए। सही है, 5 क्वेश्चन मान लेना छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है, मैं तो 5 कह रहा हूँ, बल्कि एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा बाहर से, फिर भी मैं 5 बता रहा हूँ आपको कि 5 क्वेश्चन आ भी जाए ऐसे जो बहुत कठिन हो। ये भी मान लो कि आप ये कह दो पेपर देके आके कि सर आपने पढ़ा ही नहीं 5 क्वेश्चन, तो मैं खुद कह रहा हूँ, पहले कह रहा हूँ, मैं डबल क्यों पढ़ाऊंगा, एक चैप्टर को तो चैप्टर करके इतना पढ़ा दूं आपको, एक्स्ट्रा आपको सब सब्जेक्ट पढ़ने ना, फिजिक्स भी पढ़नी, केमिस्ट्री पढ़नी है, बायोलॉजी सुनना है खाली। तो मैं तो पहले कह दे रहा हूँ ना कि वो 5 क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाई ना हो वो छोड़ देना, उस बात। और बकाया मुझे बताया कि 85 क्वेश्चन आपके, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि 85 नहीं 98, 100 में से 98 सही है आएंगे एनसीईआरटी से। हाँ 2 क्वेश्चन हो सकता है कि कहीं से भी दे दें, वो 2 3 4 5 मान लो छोड़ देना, जैसे ही आपको लगे कि एनसीईआरटी के बाहर का है, हमने नहीं पढ़ा अभी, सबने नहीं पढ़ा अभी तक, तो उसे कतई छोड़ देना, पढ़ना ही मत उसको, बस 85 लेकिन सही करके आना, मेरा मतलब ये है जो मैंने पढ़ाई है। और 85 आप जिस दिन कर दिए उसे नाम सिलेक्शन दे लोगे, बस फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी सी मेहनत कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक टारगेट बनाओ सिलेक्शन के लिए, सही है, ऐसा नहीं कि आपको टीचर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर के लिए आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि मुझे कैसे सिलेक्शन लेना है, किस टाइप से लेना है, ठीक है। चलो तो आप लोग ये बताओ बेटा, एसपीसी के बारे में क्लियर हुआ आपको? अगले चैप्टर हमारा कौन सा है? ये कहां से हटेगा? क्या है? अरे भाई हट जा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है। तुम लोगों को ये चीजें कितनी अच्छी लगती हैं, मजा आता है देखते। अरे घर में जाके गूगल कितना भी देखा करो, यहाँ क्या मजा ले रहे हो जरा सी। चलो ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं होता ना, यहाँ देख लेता हूँ। चलो लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इस चैप्टर में आपको बताओ कहाँ डाउट है। लोकोमोशन बेटा देखो, मैंने कहा था लोकोमोशन मूवमेंट डिफरेंस क्या होता है, फिर से आगे हाँ ये बताओ लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या डिफरेंस होता है, बताओ। हाँ बताओ, तुम बताओ। हाँ सही है। हाँ लोकोमोशन मतलब क्या होता है, प्लेस चेंज करना, और मूवमेंट मतलब जैसे अभी आप लोग मूवमेंट कर रहे हो, ठीक है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ और लोकोमोशन आर मूवमेंट, बट आर मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन, क्लियर। अब आपको पता है टाइप ऑफ मूवमेंट, सब पता है आप लोगों को कौन कौन से टाइप के मूवमेंट होते हैं। मसल्स पे आ जाओ, मसल्स की अगर हम बात करें 3 टाइप की होती हैं, स्केलेटल, विसरल और कार्डियक। स्केलेटल का मतलब होता है जो अटैच्ड होती है बोन से, उन्हें बोलते हैं स्केलेटल मसल। अगर हम बात करें दूसरी विसरल, तो कौन सी होती है, स्मूथ मसल। और तीसरा होता है कार्डियक मसल, जिससे हार्ट बना होता है। आप लोग बताओ बेटा, स्केलेटल मसल क्या वॉलंटरी नहीं होंगी? वॉलंटरी होती है, हमारी इच्छा से काम करती है। आप लोग बताओ क्या विसरल मसल वॉलंटरी होंगी? नहीं, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन हमारे इच्छा से काम नहीं करते हैं, वो हमारे ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैसे होती हैं, इनवॉलंटरी। और कार्डियक मसल भी कैसे होती हैं, इनवॉलंटरी, क्योंकि हार्ट भी हमारी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर रहा है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे ब्रेन से। क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा ये आपको पता है इनवॉलंटरी कनेक्शन हमारे कौन से ब्रेन के पार्ट से होता है, और वॉलंटरी कौन से पार्ट से होता है? क्यों नहीं पता है आपको? सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो संभालता है सब वॉलंटरी फंक्शन, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो संभालता है सब
इनवॉलंटरी फंक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे ब्रीथिंग हो गया, सही है, कार्डियक एक्टिविटी हो गया, रेगुलेशन ऑफ किडनी, मतलब जितने भी वर्क होते हैं वो सब कौन संभालता है? हमारा ऑटोनॉमिक। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम के हमारे सारे फंक्शन होते हैं वॉलंटरी वाले, जो हमारी इच्छा से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझ गए आप लोग। अच्छा ये बताओ स्ट्रेटेड और नॉन स्ट्रेटेड क्या होती हैं? जिसपे एक्टिन मायोसिन बैंड है वो स्ट्रेटेड और नहीं है तो अनस्ट्रेटेड। ठीक है, अगले देखो, हाँ यहाँ देखो मसल, यानी कि हम बोल सकते हैं मसल फाइबर होती है, सार्कोलेमोस की मेम्ब्रेन को बोलते हैं, ब्लड कैपिलरी होती है, और इसके बाद इसके पूरे बंडल को क्या बोलते हैं? फेसिकल्स, जिसे बोलते हैं मसल बंडल। फाइबर दो टाइप के होते हैं, रेड फाइबर और व्हाइट फाइबर। ठीक है, इसके बाद आपका जो ये है लाइट बैंड और डार्क बैंड, देख लो एक बार जल्दी से। मैंने कहा था बेटा ये कौन सा फिलामेंट है? मायोसिन। और ये वाला कौन सा है? एक्टिन। मायोसिन थिक होता है और एक्टिन थिन होता है। मायोसिन का हेड एक्टिन के ट्रोपोनिन जहां पे होती है वहां पे फिट होता है। ट्रोपोनिन जो हटती है वो मास्किंग की तरह काम करती है, मास्किंग की तरह। जब क्रॉस लिंक बनता है तो कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं, और कैल्शियम आयन क्या करते हैं? ट्रोपोनिन को एक्टिव साइड खाली करते हैं, किसकी? हेड की। और ट्रोपोनिन का हेड फिट हो जाता है, वो करवाता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, यानी कि स्लाइड करवाता है किसको? एक्टिन फिलामेंट को। और आपको पता है ये जेड लाइन है ना, ये जेड है, ये जेड है, और दो जेड लाइन की डिस्टेंस क्या होती है? सार्कोमियर। और आपको ये भी पता होगा बेटा, जब सार्कोमियर की लेंथ डिक्रीज होती है तो वही तो होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन। सही है, ये भी ध्यान रखना है बेटा। कौन सा, इधर देखो, कौन सा मैं बोल सकता हूँ एक फिलामेंट किसके ऊपर स्लाइड करता है? तो आपको बताया थिक स्लाइड, सॉरी थिन करता है किसके ऊपर? थिक के ऊपर। यानी कि एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करता है किसके ऊपर? मायोसिन फिलामेंट के ऊपर। पता है आप लोगों को इतनी? ठीक है, एक्टिन फिलामेंट तीन टाइप के प्रोटीन से होता है, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन और एक्टिन। पता है आप लोगों? ठीक है, चलो सही है। लाइट बैंड डार्क बैंड क्या होते हैं? डार्क बैंड का मतलब जहां पे दो हाफ एक्टिन और एक मायोसिन, उसे बोलते हैं डार्क बैंड। और लाइट बैंड का मतलब ओनली एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, लाइट बैंड की मिडिल लाइन को बोलते हैं जेड लाइन, और डार्क बैंड की मिडिल लाइन को बोलते हैं एम लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं? एम लाइन। ये सब आपको क्लियर होगा। इसके बाद ये भी क्लियर होंगे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो एक ये वाला कौन सा फिलामेंट बेटा? एक्टिन। और ये वाला कौन सा है? मायोसिन। क्लियर है सबको? ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्रॉस रिज बनता है, देखो एटीपी खर्च होता है यहाँ पे। सही है, जब हम मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, रिलैक्सेशन कंडीशन पहुंचते हैं तो क्या होता है? फिर से क्रॉस रिज टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं बेटा किस पे? स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक होता है बेटा तुम्हारा कौन सा? अपेंडिकुलर। एक होता है एक्सियल। एक्सियल में कितनी बोन होती है? 80। अपेंडिकुलर में कितनी होती है? 120। सही है, 80 बोन कौन कौन सी होती है आपको पता है सब? हमारा क्या क्या आता है? देखो क्रेनियम आता है, फेसियल आता है, ईयर ऑस्कल हो गई, हाइवार्ड हो गया, स्टर्नम हो गया, और वर्टिब्रल कॉलम हो गया। सही है, ये सारी बोन जो हमारी होती हैं वो सब आती है हमारी किसमें? एक्सियल स्केलेटन में, जिसमें क्रेनियम 8, फेसियल 14, हाइवार्ड 1, ईयर ऑस्कल 6, स्टर्नम 1, वर्टिब्रल कॉलम 26 बस, और रिब्स 24। काउंट करो टोटल कितनी बैठेंगी? 80। सबको पता है बच्चों को? बेटा बोलो, ये तुम लोग क्या बात कर रहे हो? विशेष मौर्य तू क्यों बोल रहा है बेटा? बताओ, बोलो मत। प्रॉब्लम क्यों नहीं है? मुझे तो प्रॉब्लम है नहीं है, बातें मत करो। तो इम्पोर्टेंट बात है आप करो। अच्छा मेरे सामने अब तुम्हारी बाहर की बात थी इम्पोर्टेंट, कोचिंग की बात क्या करो खाली यहाँ बैठ के। बाहर की तो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, आपको यहाँ डिस्कस करोगे कैसे काम चलेगा? वो तो ये अपने फोनों में किया करो आराम से बैठ के। सही है, और आप लोग यहाँ पे बेटा सब लोग ऐसे रहा करो, नॉर्मली पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, सबको डॉक्टर बनना है। डॉक्टर की आदत कैसी होती है? डॉक्टर बेटा कभी इमोशनल नहीं रहते, आपको पता है बात? इमोशनल बहुत स्ट्रांग होते हैं, और आपके अंदर अगर डॉक्टर वाली फीलिंग है तो आप लोग इमोशनल मत बहाया करो किसी के कि इमोशन दिखा रहा है भाई मैं तो खुश हो गया तो मैं 2 दिन से खाना नहीं खा रहा हूँ। ये इमोशनल डॉक्टर नहीं होते हैं। डॉक्टर काम पता है क्या होता है? स्ट्रिक्ट रहो बिल्कुल अंदर से। आपने देखा किसी डॉक्टर को रोते हुए? भाई बच्चा आए हुए ऑपरेशन करने के लिए जा रहा है तो आदमी, तुमको पता है पेशेंट क्या होता है? रोता है बहुत ज्यादा कि डॉक्टर साहब रहने दो, मैं नहीं करवाऊंगा। लेकिन डॉक्टर क्या मानता है? अगर आप लोग इमोशन बहुत बह जाओगे उसके तो आप सोचोगे चल यार 2 मिनट देता हूँ तेरे लिए, तू पहले आराम से समझ ले फिर मैं कर दूंगा। ऐसा कहता है डॉक्टर? कभी नहीं कहता ना। और आपको बताओ छोटे बच्चे हाथ तक जोड़ते हैं कि डॉक्टर साहब 5 मिनट रुक जाओ खाली,
होता है, इंजेक्शन फिर लगा लेना। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसे बोलूंगा, तो डॉक्टर के लिए जो बॉडी होती है वो क्या होती है बेटे? तो जो डॉक्टर बनते हैं उनके लिए बॉडी क्या होती है? बॉडी इज अ मशीन। और अगर डॉक्टर बनना है आप लोगों को, तो आप लोगों को इमोशन से बहुत दूर रहना होगा। और इसका मतलब ये है कि आप लोग इमोशनल मत हुआ करो, जल्दी सीरियस रहो, ठीक है। और डॉक्टर जो होता है वो एक बॉडी को क्या मानता है? मशीन मानता है, उसके लिए मशीन होती है बॉडी, सही है। तो आप लोग जो सोचते हो कि ये सब वो सब इसने क्या कह दिया उसने क्या कह दिया, ये सब मत कर दिया करो, ठीक है। सब लोग वो क्या बोलते हैं, वैसे हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे वो ये पता होगा क्या बोलते हैं बेटा? सख्त 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 क्या बोलते हैं? सख्त सख्त कहते हैं, सख्त सख्त लौटा। सब वही बन के रहना, ठीक। डॉक्टर बनना है तो बस खाली 1 साल के लिए 2 साल की देख लो। और आपको पता नहीं अगर आप डॉक्टर बन गए तो फिर आपके क्या जलवे होंगे, क्या रुतबा होगा, क्या फॉर्म होगा, वो आप ही सोच सकते हो खाली। तो सुनो तो बेटा, अगर आपको देखो एक चीज और बताऊं आपको, मैंने आप लोगों को बताया था मुझे एक डायलॉग बहुत अच्छा लगता है, वो इंडियन मूवी का डायलॉग है, जो इंडियन मूवी का मैंने एक बार बताया था। अगर आपको सफलता पानी है तो कुछ चीजों को इग्नोर करना सीखो, छोड़ना नहीं, इग्नोर करना। छोड़ने में इग्नोर करने में डिफरेंस होता है। इग्नोर करने में दूसरे को दर्द होता है, वो छोड़ने में दूसरे दर्द होता है, इग्नोर करने में दर्द नहीं होता है। इग्नोर करते रहो खाली बस, ठीक है। और अपनी अरे भाई तुम्हारी लाइफ से मैं भी आया हूँ, उधर से आया हूँ घूम के आऊंगे। अभी तुम हो जहाँ 5 साल पहले मैं था वहाँ। तो मेरा मतलब है कि सक्सेस होना है आपको, तो बहुत सारी चीजों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। अगर सबको लेके चलोगे, सुन लो, सबको अगर लेके चलोगे तो उनके साथ ही रहोगे, आप लोग बहुत बड़ा नहीं कर पाओगे। हो सकता है छोटा मोटा कुछ कर लो, लेकिन बड़ा नहीं कर पाओगे। और बड़ा करने के लिए आप लोगों को कुछ चीजों को इग्नोर करना होगा। और आप लोग अगर सोचो कि मुझसे मेरे मम्मी पापा भी खुश रहे, मेरे दोस्त भी खुश रहे, वो भी खुश रहे, ये भी खुश रहे, सही है, उधर वाला भी खुश रहे, पीछे वाला भी खुश रहे, तो बेटा तो फिर आप ही हो गया। फिर तो कोई आप ही दुखी रहोगे, बाद में सब खुश रहेंगे, समझ रहे हो? बाद में ऐसा ही होता है कि आप दुखी हो बगैर खुश हैं अपने जिंदगी में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी आप लोग पढ़ाई करो, आपका एक ही लाइन है बस पढ़ाई करने का, और सिंपल सा उसी फोकस रखो। बकाया के जो आपके ऊपर वो आते हैं, क्या आते हैं, मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या आते हैं, मैं बता रहा हूँ क्या आते हैं, स्टिमुलाई आते हैं, इतने भी स्टिमुलाई, ठीक है। तो उनको आप लोग इग्नोर करो और अपने लाइन में चलते रहो, सही है। मैं ये बोलूंगा आपको डॉक्टर बनना है तो, डॉक्टर नहीं बनना है तो आप लोग यहीं बैठना है, तो हर साल मैं पढ़ाऊंगा ही आपको, और मस्त पढ़ेंगे हर साल, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों को बेटा जल्दी से डॉक्टर बनना है, यहाँ से निकलना है। चलो ठीक है, इधर आप लोग बताओ बेटा, एक्सियल स्केलेटन समझ गए आप लोग? क्रेनियम, फेशियल, ईयरोसिकल, हायोइड, स्टर्नम, रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम। सारी बोन पता है आपको? 8, 14, ईयरोसिकल 6, हायोइड 1, स्टर्नम 1, 24 रिब्स और 26 वर्टिब्रल कॉलम। टोटल करोगे कितनी आ जाएंगी? 80 बोन, समझ गए? दूसरा मैंने कहा था अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है, अपेंडिकुलर बेटा कौन कौन सा आता है? एक तो गर्डल बोन आती है, जैसे ये वाली कौन सी है? पेक्टोरल गर्डल, और ये वाला पेल्विक गर्डल। इसके बाद लिम्ब बोन का मतलब फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। तो आपको पता है बेटा, यहाँ पर देखो गर्डल की बात करें तो आपको पता है ये वाला गर्डल जो होता है इसमें होती है 4 बोन, सही है। ये होती है ये वाली सामने कौन सी? क्लेविकल, और पीछे जो होती है वो क्या होती है? स्कैपुला, सही है। तो 2 क्लेविकल और 2 स्कैपुला, 4 हो गई। और यहाँ पे 2 होती हैं, सही, जिन्हें बोलते हैं कॉक्सियल बोन या हिप बोन। तो ये 2 हो गई। ये 3 बोन्स के फ्यूजन से बनी होती है, कौन कौन से बताओ? इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ये 3 बोन की फ्यूजन से मिलके 2 बोन, ठीक है। 3 बोन के फ्यूजन से 1 हाफ और 3 बोन के फ्यूजन से 1 हाफ, मतलब 2 बनी होती हैं। तो यहाँ पे 2 बोन ये हो गई, तो 4 और 2 6 हो गई, ठीक है। और आपको पता है 30 इस हाथ में 60 और 60 इस हाथ में 120 हो गई, तो 126 ये हो गई, 80 और 206, ठीक है। तो ऐसे हमारे पूरी टोटल बोन होती है 206 बोन। चलो, और अगले बेटा आप लोग इतना इसमें क्या समझे ना, बस जॉइंट्स के बारे में आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है। जॉइंट्स बच्चों को यहाँ पे जॉइंट्स के बारे में आप लोग किसी टाइप से ये याद करना, जॉइंट्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। बकाया मुझे अगर कोई क्वेश्चन आएगा आप लोग आराम से कर दोगे। देखो कुछ चैप्टर ऐसे हैं, बात सुनो पहले, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जहाँ पे आप लोगों को बस कुछ ही चीजें देखनी होती हैं,
बकाया क्वेश्चन आएगा तो आप कर दोगे। जैसे स्केलेटल सिस्टम में आपको मत नहीं देखना है, क्या देखोगे तो इसमें खाली ज्वाइंट देख लेना एक बार, मुझे पता है क्वेश्चन आएगा आप कर दोगे बड़े आराम से। ज्वाइंट्स एक बार देख लेना। अब ऐसा नहीं कि स्केलेटन पूरा पढ़ के आ रहे हो, इतना टाइम तुम्हारे पास कहाँ है, सही है? तो खाली ज्वाइंट देखे बात खत्म। चलो यहाँ से चलो अगले कौन सा बचा? डाउनलोड कर लो क्या? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब देखो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था ब्रेन के बारे में, हमें नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ठीक है? मैंने आप लोगों को ये बताया था बेटा कि इस चैप्टर में आपको बताया कि हमारी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम होता है, वो दो टाइप से कंट्रोल होता है हमारा बॉडी, ठीक है? एक होता है नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है हार्मोनल सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम। सही, एक बार आपको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। आज टाइम ज्यादा है ना? आज ठंड बहुत ज्यादा है ना? गर्मी लग रही है?
किसे किसे करंट लग रही है बताओ बेटा। चलो पढ़ाई करो। मानो अच्छी बताओ। पढ़ाई करो। इसका समझ ही नहीं आता कभी। ऐसा बेचारा पानी पीने का लग रहा है, जबरदस्ती भेजा जा रहा है। सही है, पढ़ने में सही है, मेहनत करता है अच्छा। कल आप लोग टेस्ट कितने से बैठे? 11 से। चलो सब लोग मेहनत करके आना टेस्ट देने, ठीक है? ये तो पानी। तो आप लोगों ने पढ़ लिया बेटा इतना? बताओ नर्वस सिस्टम। सुनो बात को, यहाँ पे आप लोगों को पता है नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ना है आपको। किसके बारे में? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स सबसे स्ट्रक्चरल और स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, न्यूरॉन्स, ठीक है? यहाँ मैंने बताया था अगर न्यूरॉन्स की बात करें तो आपको पता है हम 3 टाइप से दे सकते हैं। पहला अकॉर्डिंग टू डेंड्राइट्स। मैंने कहा था अगर डेंड्राइट्स एब्सेंट है और एक एक्सॉन है तो वो कौन सा होता है न्यूरॉन? बताओ ना। यूनिपोलर। इसके बाद एक डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन तो बाइपोलर, और बहुत सारे डेंड्राइट्स एक एक्सॉन तो मल्टीपोलर। इसके बाद जो खबर को लेके जाता है वो सेंसरी, जो लेके आता है वो मोटर। माइलिन शीथ है तो माइलिनेटेड, नहीं है तो नॉन माइलिनेटेड। पता है आप लोगों को इतना? ठीक है। इसके बाद ये तो आपको डिवाइडेशन करना आता होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? सही है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके बाद 2 पार्ट में डिवाइड किया है, सही है, ईएनएस और एसएनएस। ईएनएस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पीएसएनएस और एसएनएस, ठीक है। फिर बातें करने लगे। ये न्यूरॉन क्या है बेटा? स्ट्रक्चर पता है आप लोगों को? ये क्या है? एक्सॉन है, ये वाला तुम्हारा साइटोन हो गया, और ये क्या है? डेंड्राइट्स। ये न्यूक्लियस होगा बीच में, साइनेप्टिक नोव हो गई, ठीक है? अब अगर हम कंडक्शन और नर्वस की बात करें तो मैंने बताया था आप लोगों को 3-4 क्वांटिफाई हुए हैं, वो देख लेना। कौन से आयन किस टाइम पे बाहर होते हैं, कौन से अंदर होते हैं, पॉजिटिव की तरफ होते हैं, नेगेटिव की तरफ होते हैं, रेस्टिंग फेज में या फिर कंडक्शन फेज में, ठीक है? कौन से गेट ओपन होते हैं, कौन से क्लोज होते हैं, वो सब आपको ध्यान रखना है। अगले देखो, ये तो वही है। ब्रेन के बारे में मैंने क्या बताया था? 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है? फोर ब्रेन के कौन से पार्ट होते हैं? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इसके बाद एक और था, ये जो हमने देखा था लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम था अमाइगडाला और वो उससे बना हुआ हिप्पोकैम्पस, ठीक है? कुछ पार्ट होता है उसका हाइपोथैलेमस से, और वो सब मिला के बनाता है लिम्बिक सिस्टम, ठीक है? जिसमें हमारे एक्साइटमेंट, खुशी, मोटिवेशन सब उसी में होता है, सही, सेक्सुअल बिहेवियर वगैरह। इसके बाद मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब होते हैं, जिन्हें बोलते हैं कॉर्पोरा, क्वाड्री, जेमिना। यहाँ ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता है। अगर हाइंड ब्रेन की बात करें 3 पार्ट में डिवाइड होता है, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला। पता है आप लोगों को बेटा? ठीक है, इन सब के फंक्शन पढ़ लो। ये चैप्टर बहुत सिंपल है, इतना ही है बस। इसमें आपको क्या पढ़ना है? नर्व इंपल्स का कंडक्शन, ठीक है? वो एक बार पढ़ के आना मेरे से अच्छे से, ठीक है? एक का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कर दोगे।
कल को मुझे छुट्टी तो नहीं कर रहा है, पहले बताओ मुझे। छुट्टी कौन कर रहा है कल? और मैं आपकी देखूंगा कितने बच्चे ऐसे हैं जो 80+ सही क्वेश्चन करते हैं बायोलॉजी में। हाँ 80+। बायोलॉजी में 80+ क्वेश्चन कितने बच्चे सही करते हैं? अगर आपने 80+ सही कर दिया उसका मतलब आपका फर्स्ट ईयर लगभग ठीक हो जाएगा, पहले जैसे समझ जाऊंगा मैं। और क्योंकि ऐसे ही नीट का पेपर आएगा भाई, फर्स्ट ईयर 12th का कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन, ऐसे ही टेस्ट होगा, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को छुपाया जाए, आपको ऐसा लगे कि नीट का पेपर या आपके सामने कोई ऐसा हो कि भाई बच्चे हैं सरल दे दो, कुछ नहीं है, ठीक है। जैसा होता है वैसा होगा, आप लोगों को सही लगे या फिर बेकार लगे। आप लोगों को बस ये इससे मतलब है कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और सही करके करने हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर आपने अच्छे से किया तो पढ़ के आए घर से, तो आप लोग बायोलॉजी में 80+ क्वेश्चन काफी बच्चे यहाँ कर दोगे, काफी बच्चे। और बायोलॉजी के लिए टाइम देना अभी स्टार्टिंग में 1 घंटा 30 मिनट ओनली, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि तुम फिजिक्स केमिस्ट्री में पूरा टाइम नहीं दे पाओगे, 1 घंटा बचा भी लोगे तो खाली रहोगे, बातें करोगे। 1.5 घंटा फिजिक्स बायोलॉजी को देना, 45 मिनट फिजिक्स को, 45 मिनट केमिस्ट्री को, सही है। ये अभी आपका वो रहेगा पार्टीशन टाइम का। 1 घंटा 30 मिनट आपको बैठ के आराम से बायोलॉजी करनी है। अब आप सोचो, घड़ी देख लेना, 45 मिनट फिर केमिस्ट्री सॉल्व करनी है आपको इतनी हो सके, और फिर 45 मिनट फिजिक्स को भी देने हैं। मतलब टाइम आप लोग डिवाइड करके रखना पूरी तरीके से, समझ रहे हैं आप लोग। मैं अभी बायोलॉजी के टाइम ज्यादा क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि बेटा आप बायोलॉजी में ज्यादा क्वेश्चन करते हो। आप लोग अगर मैं 1 घंटा कहूंगा बायोलॉजी तो आप बायोलॉजी गलत करोगे और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी कुछ करोगे नहीं, बैठे बैठे बातें करोगे खाली, समझ गए। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि उस हिसाब से आप लोग बिजी रहे थोड़ा सा और चलता रहे आपका शेड्यूल, वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें बेटा, तो मैंने कहा था यहाँ पे हार्मोन्स के बारे में पढ़ना होता है। किस बारे में? हार्मोन्स। आप लोग बताओ, अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो हमारी बॉडी में ग्लैंड होती है, जैसे हाइपोथैलेमस ब्रेन की तरह वर्क करता है और ग्लैंड की तरह वर्क करता है। हाइपोथैलेमस हार्मोन का सिक्रेशन करता है। इसके बाद मैं बात बोल सकता हूँ कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड होती है, सही है। थायराइड हो गई, इसके पीछे पैराथायराइड हो गई, इसके बाद थाइमस हो गई, पैनक्रियास हो गया, एड्रिनल हो गई और टेस्टिस और ओवरी हो गई। हाइपोथैलेमस 2 टाइप के मास्टर और मास्टर है, 2 टाइप के हार्मोन होते हैं, ध्यान रखना है आपको, सोमेटोस्टेरोन और जीएनआरएच, ठीक है, रिलीजिंग और इनहिबिटरी। इसके बाद पिट्यूटरी से मैंने बताया 7 हार्मोन होते हैं टोटल, 7 से ज्यादा होते हैं, 8 कितने 6 होते हैं पूरी पिट्यूटरी से, 9 होते हैं। हाँ 9 होते हैं ना, 6 2 8 1 9, ठीक है। तो आपको बताना चाहिए 9 कौन कौन से होते हैं, वो भी बताऊं आपको। एंटीरियर से जैसे आपको बताया GH, ACTH, TSH, LH, FSH और एक और बचा PRL, प्रोलैक्टिन, ठीक है। इसके बाद मिडिल से कौन से होते हैं? मिडिल से MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और पोस्टीरियर से ADH और ऑक्सीटोसिन, सही है, सही है। इसे बोलते हैं एंटी डायबिटिक हार्मोन या फिर वैसोप्रेसिन, ठीक है। अगले देखो, पीनियल से कौन सा होता है बेटा? पीनियल से मेलाटोनिन, पता है हम लोगों को, 24 घंटे रिदम साइकिल कंट्रोल करता है। इसके बाद हमारा एक थायराइड से थायरोक्सिन यानी T3 और T4, और हम बोल सकते हैं एक कौन सा है? थायरोपेसिडोनिन, ध्यान रखना है। और पैराथायराइड से पैराथॉर्मोन PTH, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा थाइमस से थाइमोसिन जो इम्यूनिटी में हेल्प करता है, और मैं बोल सकता हूँ आपका यहाँ से पैनक्रियास से इंसुलिन और ग्लूकागोन, पता है आप लोगों को। और इसके बाद हम बोल सकते हैं टेस्टिस ओवरी से, आपको बताइए मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन। हाँ, एक ग्लैंड बची एड्रिनल, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है वो, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी? पिट्यूटरी और एड्रिनल ही है। एड्रिनल के 2 पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला, सही है। कॉर्टेक्स वाला पार्ट आपको पता है 3 लेयर में डिवाइड होता है, पता है आप लोगों को, ग्लोमेरुलोसा, रेटिकुलरिस और फैसिकुलेटा, GFR जैसे ध्यान रखना, ग्लोमेरुलोसा फिर मिडल वाली फैसिकुलेटा फिर रेटिकुलरिस, सही है। 3 टाइप के कॉर्टिकॉइड्स यहाँ हार्मोन होते हैं, इन्हें बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स, जिसमें तुम्हारा एक होगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एक होगा सेक्स कॉर्टिकॉइड्स और एक होगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। हार्मोन कौन कौन से होते हैं? कॉर्टिसोल, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, और हम बोल सकते हैं उसमें कौन सा आएगा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में एल्डोस्टेरोन, पता है हम लोगों को। इसके बाद मैंने कहा था मेडुला पार्ट जो होता है, एड्रिनल मेडुला, वहां से जो हार्मोन सीक्रेशन होता है तुम्हारा, वो होता है बेटा तुम्हारा कौन से? एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, ठीक है। इसमें हम बोल सकते हैं इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, 3F हार्मोन बोलते हैं, फाइट, फ्लाइट एंड फियर।
इसके बाद ये इमरजेंसी हार्मोन होते हैं। इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी कंडीशन पे इनका सीक्रेशन होता है और हमारी बॉडी की एक्टिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। पता है हम लोग ये सब? ठीक है, तो ये तुम्हारा बेसिकली। इसके बाद लिपिड हार्मोन होते हैं, प्रोटीन हार्मोन होते हैं, दोनों का एक्शन अलग अलग है, मैकेनिज्म अलग है। जैसे लिपिड जो हार्मोन होते हैं उनके लिए रिसेप्टर इंटर होते हैं, अंदर होते हैं, सही है, हाँ इंटरसेलुलर होते हैं। इसके बाद मैं बोल सकता हूँ कि लिपिड जो हार्मोन होते हैं उनके लिए सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत नहीं पड़ती है और प्रोटीन हार्मोन के लिए पड़ती है। और प्रोटीन हार्मोन के जो रिसेप्टर होते हैं कहाँ होते हैं? मेम्ब्रेन पे। तो ये सब आप लोगों को बेटा पता होना चाहिए। ये तुम्हारा फर्स्ट ईयर का पूरा रिवीजन था जो तुम्हारा 2 घंटे में हमारे आराम से हो गया। सही है, एक बार आप लोग सब पूरी किताब देख लो धीरे धीरे। ये तो मैंने आपको 2 घंटे में करवा दिया। मैंने पूरी किताब को फर्स्ट ईयर की मतलब 12 घंटे में बहुत आराम से पढ़ाया बैठ के। बहुत आराम से पढ़ने का मतलब मैं पढ़ता था तो बता रहा हूँ, लाइन टू लाइन चीजें पूरे 12 घंटे में। अरे आप लोग एक चैप्टर को आधा घंटा दो, एक आधा घंटा चैप्टर के लिए बहुत होता है अगर आपको पढ़ा हुआ है। लाइन टू लाइन बड़े आराम देख लो आधे घंटे में चैप्टर। और मुझे लग रहा है कि आप लोग अगर सुबह को शाम को बैठ रहे हो 8 बजे, सुबह के 8 तक पूरी फर्स्ट पढ़ लोगे। समझ रहे हो? इतना ज्यादा पढ़ाई करो मेहनत से। आए समझ में लिया? सही है, तो आप लोग इतनी मेहनत से पढ़ाई करनी है। और बेटा पढ़ाई करो, आप काम लिख रहे हो, बहुत टाइम है। और कल आप लोगों का टेस्ट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुछ बातें। टेस्ट देने जब भी आया करो तो बेटा कभी पूरी तरीके से पूरा फुल पढ़ के आया करो। सही है, ये नहीं कि टेस्ट का मतलब खाली टेस्ट है बस चले आए मुंह उठा के। टेस्ट में पढ़ के आया करो, ऐसे ऐसे नीट का पेपर देने जाना है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप लोग टेस्ट को नीट का पेपर समझोगे तो बेटा फिर नीट का पेपर आपको टेस्ट ही लगेगा, आपको लगेगा टेस्ट देने जाना है। और आप लोग इतनी स्ट्रेंथ से आया करो कि मैं अपना पूरा पोटेंशियल देखूंगा कि मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है कि मैं इतना ज्यादा कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ नीट में। और नीट में बेटा अपने आप को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है। और वो मेहनत कहाँ से आती है? टेस्ट देने से। ये बहुत अच्छा है कि आपके हर संडे को टेस्ट होगा यहाँ पे, तो आपको बहुत अच्छे से ये चीजें मैनेज होंगी। वरना आप लोग पता नहीं बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन के लिए काफी रुपए खर्च होते हैं। और यहाँ पे आपको टेस्ट मिलते हैं तो आप देने नहीं आते हो। कितने बड़े खतरनाक लोग हैं, बच्चे छुट्टी कर देते हैं मतलब टेस्ट हो तो। और आपको पता है एक टेस्ट का कॉस्ट कितना आता है? लगभग 100 रुपया आता है एक टेस्ट का कॉस्ट। इस मैं 100 रुपये की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ आपके खाली फ्यूचर की बात। ठीक है, तो आप लोग टेस्ट देने आना है पहली बात तो। दूसरा, पूरी तैयारी के साथ आना है, अच्छे से पढ़ के आना है। आप लोग ऐसे मानो कि ये टेस्ट नहीं है, मेरा नीट का पेपर है और ये नीट का मेरा रिजल्ट है कि मैं इसमें कितना बेस्ट कर पाता हूँ अपने आप को। टेस्ट की थोड़ी टेंशन लिया करो कि टेस्ट है वास्तव में। ऐसा नहीं कि आपने सोच लिया हाँ है तो कल टेस्ट, बात खत्म। अभी ठंड पड़ रही, सो ले रहे हैं, चाय पी ले रहे हैं, पकौड़ी खा ले रहे हैं, बात खत्म। टेस्ट है तो क्या करें, सर पे सुनना है। लेकिन बेटा आपके सर पे ये तक नीट का पेपर नहीं हो रहा है, तब तक कहाँ बैठ रखा है यहाँ पे। हर टेस्ट आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ देना है। सही है, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बीएससी एमएससी बीएड के पेपर नहीं है कि बिना पढ़े चले गए और वहां पे कुछ भी लिखे आए। ठीक है, और पूरा पेपर अच्छा से कराया। यहाँ पे आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें पता होनी चाहिए और यही नीट मांगता है कि आप लोगों ने कितने अच्छे से प्रिपेयर अपने आप को किया है। कभी भी नीट में रटने वाली विद्या काम नहीं आती कि आप रट लो बहुत ज्यादा, तो इतना कैसे पढ़ पाओगे भाई? रटने का मतलब नहीं है, यहाँ समझने का मतलब है कि आप लोग कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, उसमें क्या किस लिए पढ़ रहे हो। ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे वो बायोलॉजी हो। और इसीलिए मैंने हर चैप्टर के लिए आपको एक अलग टाइप से, एक होता नहीं है दिमाग में बिठाना, उस टाइप से ही मैं पढ़ाता हूँ कि आप लोग ऐसा ना लगे चैप्टर पढ़ रहे हैं खाली बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। लगना चाहिए, फील आना चाहिए हाँ बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और हम लोग उसको एक जी रहे हैं बायोलॉजी को। और वो चीज जिस दिन आपके अंदर आएगी उस दिन आपको अच्छा लगेगा पढ़ते हुए। और पढ़ाई किया करो तो एक बात और ध्यान रखा करो, पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं होता बेटा कि आप लोग सोचते हैं कि मुझे पढ़ना है 2 घंटे काटने हैं। पढ़ाई का मतलब होता है कि आप लोग ये सोचा करो कि मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है, मैं चीजों को जानने का प्रयास कर रहा हूँ। जानने का मतलब मुझे पता भी तो हो सेल क्या होती है, तो उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा तो वही तो मेरा काम और क्या है। आप लोग हर चैप्टर के बारे में एक इंटरेस्ट लेके आया करो कि अगर मैं सेल साइकिल पढ़ रहा हूँ उसका मतलब ये है कि मुझे ये पता लगेगा कि हमारी बॉडी में सेल डिवीजन कैसे हो रहा है। ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात ही नहीं करते हैं, वो तो इंटरेस्टिंग है ही। उसके बाद अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की तो हमको पता होना चाहिए कि प्लांट के अंदर कैसे खाना बन रहा है, मैं एक बार पढ़ूंगा उसको। और जब इतने इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ोगे तो आपको फिर चीजें ऐसी याद होती है कि हमें लाइफ टाइम के लिए हम उन्हें नहीं भूलते हैं। आपने देखा होगा, आपने बचपन में कोई मूवी देखी होगी छोटे में, आज भी आपको उसके बहुत सारे सीन ध्यान होंगे क्योंकि आपने बहुत लग के देखी थी एकदम।
कुछ लोग ऐसे होते थे कि अगर वो मूवी देख रहे हैं तो वो ऐसे भी नहीं करते थे, पता नहीं सन्नी देओल ने समझा अजय देवगन चलाना चाहिए। तो वो हमने इतने ध्यान से देखी कि आज भी अगर कोई सीन आ जाए सामने तो ध्यान समझ जाता है ये उस मूवी का है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत एकदम कभी कॉन्टेंट तरीके की स्टोरी पढ़ी, वो देखी, फिर उसके बाद लोगों को सुनाते थे कि आज ये मूवी देखी हमने, उसमें बहुत अच्छा लगता है ये सब वो सब, तो हमारे दिमाग में बैठ जाती है। बेटा यही पढ़ाई होती है। ऐसी पढ़ाई को आप लोग ऐसे समझा करो बिल्कुल कि आप लोगों को एकदम पता हर पॉइंट्स को चीजों को समझना है, हर पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। ये कोई ऐसा नहीं होता कि आप लोग बीच में पढ़ने बैठ गए फिर अगले पढ़ लिया पीछे पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता। आप लोगों को कंटिन्यू एक तरफ से पढ़ना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा और खुद से क्वेश्चंस करने होंगे कि अगर मैंने एग्जाम्पल अभी तक कॉपी पे लिख के याद नहीं किए तो क्यों नहीं किए। खुद से बातें करो कि सर ने तो 3 महीने पहले बताया था कि कॉपी बना दो और एग्जाम्पल सारे लिखते रहो, लेकिन अभी नहीं किया है तो क्यों नहीं किया। ये सब अपने आप से बातें किया करो, अपने लिए टाइम दो। बहुत बच्चे तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ऐसे होंगे जो अपने टाइम नहीं देते होंगे। कभी आप अपने बारे में सोचते हो, दूसरे के बारे में सोचते हो कि वो क्या कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, वो ऑनलाइन क्यों है, वो ऑफलाइन क्यों है। कभी आप लोग ये सोचते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। और ये बहुत जरूरी होता है कि आप लोग आधा घंटा बेटा अपने लिए दिया करो, अपने लिए खाली अपने लिए सोचा करो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अभी तक अचीव किया नहीं किया है, खुद से सोचा करो। और ये बात बहुत अच्छी होती है, अगर आपने जिस दिन ये स्टार्ट कर दिया उस दिन आपके अंदर प्रोग्रेस अपने आप आना स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग खाली ये देखा करो कि मैं कहाँ पे हूँ, मतलब अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो वहां कहाँ पे हूँ, एग्जिस्ट कर रहा हूँ। अगर मेरी फैमिली बैकग्राउंड है या फैमिली है मेरी तो वो कहाँ पे है, मैं उस टाइम पे कहाँ पे हूँ। और तीसरा कि मैं इसको कैसे आगे बढ़ाऊं। जिस दिन आप लोग ये सोचने लगे उस दिन से आपको बेटा दोस्त भी आपको दुश्मन लगेगा यार कि मेरा फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों को बहुत जरूरी है कि आप लोग बेटा ये देखा करो कि मैं क्या कर रहा हूँ। दूसरे लोगों से नहीं कंपेयर करना है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सबका राज चल जाता है, ठीक है। अपना देखोगे तो अपना संभलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार अपने आप को जरूर टेस्ट से पहले एक देखा करो कि मैं कितने नंबर मेरे कम क्यों आ रहे हैं, उसका रीजन क्या है, मैं इतना क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। आप अपने आप से बातें किया करो, 10-20 मिनट अपने लिए दिया करो। हम लोग क्या होते हैं कि 24 घंटे काट देते हैं, लेकिन एक अपने आप से कभी सोचते नहीं है। आपने देखा होगा जो बहुत वैसे लोग होते हैं, पहले लोग होते थे डायरी लिखते थे, क्या लिखते थे, डायरी। उसका मतलब पता है क्या होता था? डायरी का मतलब ये नहीं कि वो मजे के लिए लिख रहे हैं, डायरी का मतलब है उन्हें ये पता लगता था कि आज मैंने पूरे दिन में कितना अच्छा किया है। अच्छे का मतलब उसमें लिखा होता था कि आज मैंने सेल्फ स्टडी कितनी देर की है। तो आपको पता लगेगा कि आपने अगर पीछे 100 दिन गए हैं तो उसमें आपने 50 दिन तो कभी किताब भी नहीं खोली है। तो अपने आप को एक तरीके से बताना कि मैं कितना कुछ कर रहा हूँ, वो सब चीज होती है कि लिखते हैं डायरी में। डायरी का मतलब ये नहीं लिखा रहता है कि मैंने फोन पे बात की, डायरी का मतलब होता है कि मैंने आज अच्छी चीजें कितनी की, वो लिखा रहता है, समझ रहे हो। तो आप लोग जरूर बेटा ये काम करो, अभी आप स्टूडेंट हो, ये चीजें अपने अंदर डेवलप करो कि डायरी लिखा करो, शाम को आधे घंटा अपने लिए दिया करो कि आधे घंटे सोचा करो कि मैंने आज कितने अच्छे काम किए, मैंने सुबह से उठ के कितनी देर पढ़ाई की है, आज मेरे अंदर कितनी प्रोग्रेस हुई है। जो मेरी गलतियां उनको कॉपी में लिखा करो कि मेरी बायोलॉजी में कहाँ पे गलती है, बायोलॉजी में कौन चैप्टर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको तुरंत लिखो, वरना भूल जाते हैं बच्चे। अभी आपका कोई टॉपिक इनकम्प्लीट है, जैसे मुझे लग रहा है फर्स्ट ईयर में किसी बच्चे के 10 टॉपिक लग रहा है, टॉपिक बता रहा हूँ, चैप्टर की 10 टॉपिक हैं जो कमजोर हैं, तुरंत लिखो कॉपी में कौन कौन से हैं, तुरंत उन पे फिर हमें बहुत मेहनत करनी है। और वो एक दिन ऐसे लगेंगे यहाँ पे कि सबसे सरल वही है, सही है। जैसे हर कोई करता है, जैसे मैं ही था, मुझे थोड़ा सा फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करता था तो मुझे जेनेटिक्स थोड़ी कठिन लगती थी। जेनेटिक्स बेटा मैं कहते सही बता रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि वो कठिन है या सरल है, लेकिन मैं गारंटी कर रहा हूँ मैंने 1 घंटा 1 साल मुझे वही था कि जेनेटिक्स में सीखना है अच्छे से। और आज मुझे कहते सही बता रहा हूँ, पूरी बायोलॉजी में सबसे ज्यादा पढ़ाते हुए मजा आता है तो जेनेटिक्स आता है, पढ़ाते हुए मतलब सबसे ज्यादा मुझे अच्छी जेनेटिक्स लगती है। तो उसका कैसे हुआ वो डेवलप कि मैंने उसमें इंटरेस्ट लिया, क्योंकि मुझे जेनेटिक्स फर्स्ट ईयर 12th में सबसे ज्यादा बेकार लगती थी। और यही रियलिटी होती है कि आप लोग यही तो करते नहीं हो। आप लोग जितने भी टॉपिक है बायोलॉजी में जो जो कठिन लगते हैं वो सब लिखो कॉपी पे बैठा, अब उनको हर टॉपिक पे एक दिन डिस्कस करो अपने आप से, ये कठिन क्यों है, इसमें देखो क्या है, बताओ क्या है, ऐसा कुछ करना होगा, 10 मिनट में समझ जाओ उसको। ये जब तक नहीं करोगे, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क करना। ये बेटा स्मार्ट वर्क जब तक नहीं करोगे आप लोग, जब तक ये चीजें अपने अंदर डेवलप नहीं करोगे, जब तक ऐसा नहीं करोगे तब तक आप प्रोग्रेस नहीं करोगे। आप लोग हाँ एक अच्छा कर सकते हो लेकिन बहुत जल्दी अच्छा नहीं करोगे, हल्के हल्के हो सकता है पहुंच जाओ,
लेकिन अगर आपको बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा अच्छा प्रोग्रेस करना है तो आप लोगों को ये सब चीजें करनी होंगी। मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग रुपया खर्च बहुत करते हो, लेकिन रुपया ऐसी जगह खर्च करो जहाँ आपका काम में आए। जैसे सपोज मानो आप एपी बोर्ड से हो तो आप इंग्लिश की किताब खरीद रहे हो, तो आप एक हिंदी की भी खरीद लो जिससे आपको हेल्प मिले थोड़ा पढ़ने में। अगर मुझे किसी चैप्टर में सोचो 200-300 रुपए की बुक आती है, अगर मुझे 200 रुपए में इतना मिल रहा है कि पूरी साल के लिए एक सहारा मिल रहा है हिंदी का जो सब बराबर में रखा हुआ है किताब, तो 200 रुपए खरीदने में क्या नुकसान है। आप लोग यहाँ मत बचा करो, रुपया मत बचाया करो, रुपया बचाया करो ऐसी जगह जहाँ रिचार्ज नहीं करवाऊंगा, आज 10 दिन नहीं करवाऊंगा, ऐसे ही रहूंगा जो तो सही है। तो रुपया बचाओ। अब तुम रिचार्ज हमारा 1 घंटा ना छूट जाए, अब किताब के नहीं कहूंगा तो उसके लिए आपको लगेगा 200 रुपए किताब, अरे 1 महीने रिचार्ज करवाओ फोन में, क्या दिक्कत है भाई। कौन तुम राष्ट्रपति होगे, तुम्हारे में ना पूरी भारत चलेगा नहीं। चलो ठीक है, तो बेटा आप लोग पढ़ाई मेहनत से करो और कल सब लोग टेस्ट देने आओगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ फुल स्ट्रेंथ से देने आना और पूरी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है, हो सकता है आपको 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाए, लेकिन वैसे सारे क्वेश्चन सही आपके होने चाहिए। पूरा फर्स्ट ईयर को आप लोगों को बहुत अच्छे से कवर करना है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर कल। कल आ जाऊंगा मैं, टेंशन। ठीक है।